नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का थ्योरी ऑफ मशीन की इस मैराथन क्लास में। और एग्ज़ाम से पहले थ्योरी ऑफ मशीन में उन कौन से क्वेश्चंस को पढ़ने चाहिए जिससे आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को बेहतर बना सकें और थ्योरी ऑफ मशीन का जो पेपर होने वाला है उसमें हम बेहतर नंबर ला सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले थ्योरी ऑफ मशीन की जो मैंने आपको मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड की थी जिसमें सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उसको जाकर ज़रूर देख लें। वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 40 से 45 नंबर तक अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को वॉच ज़रूर करिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपसे बिल्कुल भी छूटने ना पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और उनको भी जल्दी से लाइव क्लास में लेकर आप ज़रूर आ जाइएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर जैसा कि आपका थ्योरी ऑफ मशीन का है, सिंपल मैकेनिज्म। यहाँ पर आपको मशीन के बारे में नॉलेज थोड़ी सी होनी आवश्यक है कि आखिर मशीन वगैरह क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे। देखिए, आपने एक जनरल सी इसकी डेफिनेशन सुनी होगी कि हर वो चीज़ जो इंसान के काम को आसान बनाए उसे हम मशीन कहते हैं। ये डेफिनेशन एक नॉर्मल तरीके के लिए ठीक है, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको इसकी एक प्रॉपर वे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आखिर हम मशीन किसे कहते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले मशीन की डेफिनेशन बताते हैं कि मशीन वगैरह क्या होती है। देन उसके बाद सारी चीज़ें चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। देखिए, मशीन वह डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की अवेलेबल एनर्जी का प्रयोग करके उसे उचित प्रकार का मैकेनिकल कार्य करने की क्षमता रखती है, उसे ही हम मशीन कहते हैं। जो मशीन होती है वो कई सारे लिंक को आपस में असेंबल करके बनाया जाता है जिसकी सहायता से जो आपके उपलब्ध ऊर्जा है उसको कार्य में आसानी से बदल दिया जाता है, उसे ही हम मशीन कहते हैं। मशीनें जो हैं वो फोर्स को भी ट्रांसमिट करने की क्षमता रखती हैं और उनमें गति को भी ट्रांसमिट करने की क्षमता होती है। तो ये आपकी सिंपल सी मशीन की डेफिनेशन वगैरह होती है कि आपसे कोई पूछ ले तो मशीन वगैरह क्या होती है तो आप उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो चलिए अब यहाँ से आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है, जिसको हम हिंदी में प्रतिरोधी पिंड के नाम से जानते हैं। तो आप इसको कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जिन पिंडों पर बल लगाने पर उनके भौतिक रूप या आकार में कोई पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता है उन्हें ही हम रेजिस्टेंट बॉडी के नाम से जानते हैं। ये पिंड यानी कि ये बॉडी मशीनों के विभिन्न अंग होते हैं, यानी कि जो मशीन के अलग अलग पार्ट होते हैं वो सारे पार्ट आपके रेजिस्टेंट बॉडी के होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि रेजिस्टेंट बॉडी हम उसे कहते हैं यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और उसके शेप एंड साइज में कोई पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता है तो उस बॉडी को हम रेजिस्टेंट बॉडी कहते हैं। और मशीन के जितने भी पार्ट होते हैं वो रेजिस्टेंट बॉडी के बने होते हैं और यह आवश्यक बल और पावर को ट्रांसमिट करने की क्षमता कर रखते हैं। तो चलिए, रेजिस्टेंट बॉडी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपसे पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में लिंक क्या होती हैं, एलिमेंट क्या होते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि लिंक क्या होती है। देखिए, मशीन का हर एक भाग जो दूसरे भाग के साथ रिलेटिव मोशन करता है उसे ही हम लिंक कहते हैं। और लिंक का जो है आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पर बनाया गया है स्टीम इंजन का। इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है, जो कनेक्टिंग रॉड है और जो पिस्टन है, ये सभी एक लिंक ही होते हैं जो आपस में कनेक्ट रहते हैं और रिलेटिव मोशन करते रहते हैं, उसे ही हम लिंक कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, लिंक जो है मशीन का हर एक पार्ट होता है जो अपने आप में रिलेटिव मोशन करता है, उसे लिंक कहते हैं। या आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मशीन का हर एक पार्ट जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हो और आपस में रिलेटिव मोशन करे यानी कि सापेक्ष गति करे, उसे ही हम लिंक कहते हैं। तो आई होप आपको लिंक के बारे में समझ में आ गया होगा कि लिंक क्या होता है। और यहाँ पर आपके सामने एक स्टीम इंजन का जो है
डायग्राम बनाया गया है जिसमें आपकी जो कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है और जो आपका क्रॉस हेड है, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट रहती हैं और रिलेटिव मोशन करती हैं। इसे ही हम लिंक के नाम से जानते हैं। अब इसके लक्षण देख लीजिए कि आखिर लिंक होने के कौन कौन से प्रमुख लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किन्हें हम लिंक कहेंगे। तो इसमें आपका पहला पॉइंट होता है कि यह एक प्रतिरोधी पिंड होना चाहिए, यानी कि जो आपकी लिंक है वो आपकी एक रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए, तभी हम उसे लिंक कहेंगे। और दूसरा क्या है कि यह सापेक्ष गति करना चाहिए, यानी कि जो आपकी लिंक वगैरह होगी यदि वो रिलेटिव मोशन करेगी तभी हम उसे जो है, जो आपकी बॉडी होगी रिलेटिव मोशन करेगी तो तभी हम उसे लिंक कहेंगे। अब लिंक का यूज़ कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में देख लीजिए। तो इसका जो यूज़ है, सबसे पहले मैंने अभी आपको पीछे बताया कि फोर्स या मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए लिंक का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है मशीन को सपोर्ट देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि मशीन के अन्य जो भाग होते हैं उनको गाइड करने के लिए भी लिंक का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको लिंक के बारे में समझ में आ गया होगा कि लिंक क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मशीन का हर एक पार्ट जो एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन करता है लिंक कहलाता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया कि इंजन की जो आपकी क्रैंक शाफ्ट होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है, जो पिस्टन होता है, ये सभी एक लिंक होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन करते हैं। इसके लक्षण में आपने पढ़ा कि ये प्रतिरोधी पिंड होना चाहिए, इसमें सापेक्ष गति होनी चाहिए। यूज़ में आपने देखा कि ये जो पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, मशीनों को सपोर्ट देने के लिए इसका उपयोग करते हैं और अन्य मशीन के जो पार्ट हैं उनको गाइड करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक की बात करते हैं, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लिंक क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक बताइए। तो देखिए, लिंक को जनरली दो कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में लिंक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, दूसरी कैटेगरी में लिंक को केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी पढ़ लेते हैं कि लिंक जो 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम इसको 3 प्रकार से इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका रिजिड लिंक होता है, दूसरी आपकी फ्लेक्सिबल लिंक होती है और तीसरी आपकी फ्लूइड लिंक होती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं रिजिड लिंक के बारे में कि आखिर रिजिड लिंक क्या होती है। देखिए, जब कोई लिंक गति कर रही हो या पावर को ट्रांसमिट कर रही हो तो पावर को ट्रांसमिट करते समय उस लिंक के आकार और आकृति में कोई पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम रिजिड लिंक कहते हैं। यानी कि जब कोई लिंक आपकी पावर को ट्रांसमिट कर रही हो, पावर ट्रांसमिट करते समय उस लिंक के शेप एंड साइज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम रिजिड लिंक कहते हैं। और रिजिड लिंक आपके जो है कई सारे इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे आपका क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये सारे आपके रिजिड लिंक के ही बने होते हैं। दूसरा आपका पार्ट आता है फ्लेक्सिबल लिंक। अब फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। इसकी भी डेफिनेशन आप अच्छे से सुन लीजिए, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में सारी डेफिनेशन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, ऐसी लिंक को फ्लेक्सिबल लिंक कहा जाता है जो पावर को ट्रांसमिट करते समय या गति करते समय अपने आकार में परिवर्तन करे लेकिन पावर ट्रांसमिशन पर इसका बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़े, तो उस लिंक को हम फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऐसी लिंक को हम फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं जो पावर को ट्रांसमिट करते समय या गति को ट्रांसमिट करते समय अपने आकार में परिवर्तन करे लेकिन आकार में जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव पावर ट्रांसमिशन पर ना पड़े, तो इसे ही हम फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका बेल्ट ड्राइव होता है, रोप ड्राइव होता है, चेन ड्राइव होता है या स्प्रिंग वगैरह, वो आपकी फ्लेक्सिबल लिंक की बेहतर एग्जाम्पल होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लूइड लिंक। अब फ्लूइड लिंक क्या होता है इसको भी समझ लीजिए कि जहाँ पर मोशन को, यानी कि जहाँ पर फोर्स या मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए पावर को इस्तेमाल जो आपके फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम फ्लूइड लिंक के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जहाँ पर मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए तथा पावर को ट्रांसमिट करने के लिए फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम फ्लूइड लिंक के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जो भी ये चीज़ आपकी हाइड्रोलिक से बनी होती है वो आपकी फ्लूइड लिंक के सिस्टम पर ही कार्य करती है। जैसे आपका हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक स्क्रू हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, न्यूमेटिक ब्रेक हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी फ्लूइड लिंक के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप आपको फ्लूइड लिंक वगैरह अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरे टाइप से लिंक को जो है यहाँ पर 2 टाइप से और डिवाइड किया जा सकता है। पहला जिसको हम सिंपल लिंक कहते हैं और दूसरी कैटेगरी आती है कंपाउंड लिंक। तो सिंपल लिंक क्या होती है, देखिए इस लिंक में अपने पेयर बनाने वाले केवल
2 एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो आपकी सिंपल लिंक होती है इसमें पेयर बनाने वाले केवल 2 एलिमेंट होते हैं। और बात करें वहीं कंपाउंड लिंक की, तो इसमें पेयर बनाने वाले जो आपके लिंक होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं, यानी कि इस कड़ी में जो पेयर बनाने वाले जो पार्ट होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं, उसे ही हम कंपाउंड लिंक के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको लिंक के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से समझ में आ गई होंगी, और वही जो चीज़ मैंने अभी बोली वो सारी चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिख भी रखी हैं। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको बता दूंगा कि आप इसकी जो पीडीएफ वगैरह है कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो जो आपके लिए की जा रही है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों को फटाफट वीडियो को शेयर कर दें ताकि वे भी लाइव क्लास में जल्दी से ज्वाइन हो पाए। तो चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है कि मैकेनिज्म क्या होता है और मैकेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। तो चलिए आपको मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं कि आखिर मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो यह एक से अधिक कड़ियों को जोड़ने से बनता है, यानी कि जहां पर हम एक से ज़्यादा लिंक को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, वहीं पर हमारा मैकेनिज्म बन जाता है। इसमें एक जो लिंक होती है वो फिक्स होती है। किसी विन्यास में एक कड़ी में, यानी कि एक लिंक में जो उत्पन्न होने वाली मोशन है, ये गति है, वो अन्य कड़ियों में एक निश्चित गति उत्पन्न कर देती है। यंत्र विन्यास का उपयोग गति को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए मैकेनिज्म क्या होता है। जहां पर हम एक से अधिक लिंक को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, वहां पर हमारा मैकेनिज्म बनता है, और इस मैकेनिज्म में एक लिंक को फिक्स कर दिया जाता है। और किसी विन्यास में एक कड़ी में जो पावर उत्पन्न होती है, वही पावर अन्य कड़ियों में निश्चित गति उत्पन्न कर देती है। इसे ही हम मैकेनिज्म कहते हैं, और मैकेनिज्म का उपयोग जो है वो गति को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अब मैकेनिज्म को 2 टाइप से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है सिंपल मैकेनिज्म, और दूसरा आपका आता है कंपाउंड मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है उसको समझ लीजिए कि इसमें 4 लिंक होती हैं, और इसका जो एग्जाम्पल होता है, जो आपकी स्टीम इंजन की जो कपलिंग रॉड होती है, वाट इंडिकेटर होता है, वो सारी चीज़ आपकी जो है सिंपल मैकेनिज्म के उदाहरण होते हैं। यानी कि जहां पर 4 लिंक्स आपस में कनेक्ट होती हैं वहां पर सिंपल मैकेनिज्म बन जाता है। दूसरे बात करें कंपाउंड लिंक की, जस्ट इसका अपोजिट होता है कि इसमें 4 से अधिक कड़ियों को आपस में असेंबल कर दिया जाता है, तो वहां पर आपका कंपाउंड मैकेनिज्म बनता है। या 2 से अधिक जो सरल विन्यास होते हैं उनको जोड़कर बनाया जाता है, यानी कि जहाँ पर हम 2 से अधिक सिंपल मैकेनिज्म को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ पर हमारा कंपाउंड मैकेनिज्म बनके तैयार हो जाता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म को 2 टाइप से डिवाइड किया गया, पहला सिंपल मैकेनिज्म और दूसरा आपका आता है कंपाउंड मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये वाला कभी कभी पूछा जाता है, बट उतना नहीं पूछा जाता है कि स्पेस यंत्र विन्यास क्या होता है। देखिए, जब किसी यंत्र विन्यास, यानी कि जब किसी मैकेनिज्म के सभी पॉइंट एक समतलों में गति नहीं करते हैं, तो यह मैकेनिज्म आपका स्पेस यंत्र विन्यास कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब किसी मैकेनिज्म के सभी पॉइंट एक ही समतल में गति नहीं करते हैं, तो ये आपका मैकेनिज्म स्पेस यंत्र विन्यास कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है, स्पेस यंत्र का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका हुक जॉइंट होता है। तो आई होप आपको जो आपका स्पेस मैकेनिज्म है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम टाइम आपके सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि मैकेनिज्म में क्या अंतर होता है, मशीन में क्या अंतर होता है। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। मैकेनिज्म में जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया वही चीज यहाँ पर भी है कि यह कई कड़ियों को आपस में असेंबल करके बनाया जाता है, जिसमें किसी एक कड़ी में जो गति उत्पन्न होती है वो अन्य कड़ियों में गति को उत्पन्न कर देती है। मैकेनिज्म के थ्रू किसी भी प्रकार का जो फोर्स है उसका ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है। अब मशीन क्या होती है कि यह भी कई सारी कड़ियों को आपस में असेंबल करके बनाया जाता है, जिनके मध्य रिलेटिव मोशन होता है या उपलब्ध ऊर्जा को कार्य में बदलने की क्षमता रखती है, उसे ही हम मशीन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका मैकेनिज्म में आता है कि यह मशीन का कार्यशील नमूना, यानी कि वर्किंग मॉडल होती है। यानी कि जो आपका मैकेनिज्म होता है वो मशीन का एक वर्किंग मॉडल होता है, उसे ही हम मैकेनिज्म कहते हैं। और मशीन की बात करें, यह
मैकेनिज्म को प्रायोगिक दृष्टि से सुधारने पर मशीन बनाती है, यानी कि किसी यंत्र विन्यास को प्रायोगिक दृष्टि से जब हम सुधारते हैं तो वो मशीन बनती है। यह यंत्र विन्यास का प्रयोग जो है, इसका जो प्रैक्टिकल रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि जब मशीन वगैरह को बनाते हैं सबसे पहले उसका प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है, देन उसके बाद उनसे सारी चीज़ें की जाती है। तीसरा पॉइंट आपका आता है मैकेनिज्म में, यह आवश्यक नहीं है कि यंत्र विन्यास मशीन का भाग हो, यानी कि कोई ये आवश्यक नहीं होता है कि मैकेनिज्म जो है वो मशीन का ही भाग होना चाहिए। इसका कार्य विभिन्न कड़ियों में गति को पारेषित करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू हम केवल जो आपकी मोशन होती है उसी को ट्रांसमिट करते हैं, फोर्स वगैरह को ट्रांसमिट नहीं किया जाता। और मशीन क्या होती है कि यह एक से अधिक मैकेनिज्म से बनती है और इसका जो पर्पस होता है, जो उद्देश्य होता है, उपयोगी कार्य करने के लिए ऊर्जा को ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट, इसके उदाहरण जो आपका इंजन का जो आपकी पीवीआर एक बनाने वाला जो इंडिकेटर होता है वो भी मैकेनिज्म पर आधारित होता है। बीम इंजन मैकेनिज्म पर आधारित होता है। बॉर्डन दाब गेज, घड़ी इत्यादि जो हैं वो आपके मैकेनिज्म यंत्र विन्यास पर आधारित होती है। वहीं मशीनों की बात करें तो कई सारी चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे भाप इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, लेथ मशीन हो गई, डीजल इंजन हो गया, जनरेटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, क्रेन या लिफ्ट जो है वो सारे मशीनों के पार्ट होते हैं। तो आई होप मैकेनिज्म और मशीन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम टाइम ये टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर एंड फ्रेम। अभी स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो यह कई सारे रेजिस्टेंट बॉडी से मिलकर बनाया जाता है जो कि बल या भार लगने पर विकृत हो जाता है, परंतु इन प्रतिरोधी पिंडों में आपस में किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होता। यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं जिनको रेजिस्टेंट बॉडी से मिलकर बनाया जाता है, लेकिन जब इस पर बल या फोर्स वगैरह लगाया जाता है तो इनकी आकृति, जो इनका शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो आपके प्रतिरोधी पिंड में किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें किसी भी प्रकार का जो रिलेटिव मोशन है वो ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फ्रेम। अब फ्रेम क्या है इसको भी समझ लीजिए कि मशीन का ढांचा, यानी कि मशीन का फ्रेम उसके गति करने वाले अंगों को सपोर्ट प्रदान करता है। यानी कि किसी भी मशीन का फ्रेम वो होता है जो उसके मूव हो रहे पार्ट्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया जाता है, उसे ही हम फ्रेम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका स्ट्रक्चर और मशीन में डिफरेंस क्या होता है ये भी कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं स्ट्रक्चर में कि इसके मेंबर्स के मध्य किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होता। और मशीन की बात करें कि इसके मेंबर्स के बीच में हमेशा जो है रिलेटिव मोशन होता रहता है। मेंबर्स बोले तो लिंक वगैरह। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है भार या बल लगाने पर इसके अवयवों में विकृति आ जाती है। यानी कि स्ट्रक्चर में जब हम फोर्स वगैरह लगा देते हैं तो इसके अंतर्गत जो पार्ट होते हैं उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। लेकिन मशीन की बात करें तो इसके अवयव यानी इसके पार्ट बल या गति दोनों को ट्रांसमिट करते हैं और इनमें जो है जो शेप एंड साइज है उसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन या परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसके द्वारा कोई लाभप्रद ऊर्जा ट्रांसमिट नहीं होती है। यानी कि जो आपकी किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है वो स्ट्रक्चर के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। और मशीन के द्वारा क्या है कि इसके द्वारा लाभप्रद ऊर्जा जो है वो ट्रांसमिट होती है जिससे यह कार्य करती है। इसके एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं। स्ट्रक्चर के बिल्डिंग की छत की जो ट्रसेस कैंचियाँ वगैरह होती है, मशीन के जो फ्रेम वगैरह होते हैं, रेलवे ब्रिज वगैरह स्ट्रक्चर के उदाहरण होते हैं। और मशीन की बात करें तो आपकी कई सारी मशीनों के आप नाम जानते होंगे। खराद मशीन हो गई जिसको हम लेथ मशीन कहते हैं, ड्रिलिंग मशीन हो गई, बोरिंग मशीन हो गई, भाप इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, ये सारे आपके मशीन के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक मैक्सिमम टाइम आपके सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आपका आता है कि अब पेयर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझ लीजिए कि जब यंत्र विन्यास यानी कि जब मैकेनिज्म के दो एलिमेंट्स या लिंक को इस प्रकार जोड़ा जाता है, उनके बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है उसे ही हम पेयर बोलते हैं। यानी कि जब दो लिंक को आपस में इस प्रकार कनेक्ट कर दिया जाए कि उनके मध्य रिलेटिव मोशन होता है तो उसे ही हम पेयर यानी कि युगल के नाम से
जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं, तो इसके बारे में समझ लीजिए कि जब दो लिंक या अवयव यानी कि जब दो लिंक या एलिमेंट परस्पर इस प्रकार जुड़े हों कि उनके मध्य रिलेटिव मोशन या सफलतापूर्वक निरुद्ध हो, तो ऐसी कड़ियों को जो पेयर होते हैं उन्हें काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब दो या दो लिंक्स को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके मध्य पूरी तरीके से रिलेटिव मोशन होता है, निरुद्ध होता है, कांस्टेंट होता है, तो ऐसी कड़ी के पेयर को हम काइनेमेटिक पेयर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आपसे पूछा जाता है कांस्टेंट पेयर क्या होता है, यानी कि जिसको हम निरुद्ध गति कहते हैं। तो यदि किसी पेयर में गति किसी भी दिशा में गति करने को बिल्कुल स्वतंत्र न हो, तो ऐसी गति को कांस्टेंट मोशन कहते हैं। यानी कि किसी भी पेयर में, इसको आप कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि पेयर किसी भी दिशा में गति करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होता है, तो उसे हम कांस्टेंट मोशन कहते हैं। अब कांस्टेंट मोशन जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला आपका आता है अपूर्ण निरुद्ध गति, जिसको हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। दूसरा आपका होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन और तीसरा आपका होता है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। ये तीनों कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन वगैरह क्या होते हैं। तो इसको आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी पेयर में गति एक से अधिक दिशाओं में करना संभव है, तो इस गति को हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। और यदि पेयर में प्रयुक्त फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स की दिशा में अंतर कर दिया जाए, तो सापेक्ष गति की जो है दिशा बदल जाती है, जिसे एक ब्लॉक में यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ब्लॉक में छेद है और उसमें एक रॉड को डाला गया है, और ये रॉड क्या कर रही है कि यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कर रही है और घूम भी रही है। तो इस प्रकार की जो मोशन है उसको इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। और यहाँ पर आपके सामने एक चित्र में एक ब्लॉक में एक जो है रॉड वो अंदर डाली गई है जो कि घूम सकती है। यह शाफ्ट घूमने पर ब्लॉक के अंदर घूम सकती है तथा आगे पीछे भी सरक सकती है। इस प्रकार यह शाफ्ट की दो सापेक्ष गतियां हुई, एक तो घूमने वाली और दूसरी सरकने वाली। किसी समय ये दोनों प्रकार की गतियां हो सकती हैं, परंतु इस पेयर में यानी कि जो आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है, इस पेयर में किस समय कौन सी गति होगी ये पता लगाना संभव नहीं होता है। इसीलिए इसे अपूर्ण निरुद्ध गति यानी कि इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहा जाता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार की गतियां किस समय हो जाएं या एक साथ हो जाएं ये कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए हम इसे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। दूसरा आपका आता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। अब ये क्या होता है, चलिए इसको भी हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि इस पेयर में गति को एक दिशा में सीमित रखा जाए जबकि अप्लाइड फोर्स की दिशा कोई भी हो, तो ऐसी गति को पूर्णतः निरुद्ध गति यानी कि कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहेंगे, क्योंकि हमें इसमें पता होता है कि जो हमारी रॉड वगैरह है वो पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। और यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि बल आपका किसी भी प्रकार का लग रहा हो, लेकिन जो आपके रॉड की जो आपकी जो शाफ्ट है उसके घूमने की जो दिशा है वो बिल्कुल एक सी ही होने वाली है। तो आई होप आपको कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। ये क्या होता है चलिए बताते हैं। देखिए कभी कभी पेयर बनाने वाले जो एलिमेंट हैं वो ऐसे जोड़ दिए जाते हैं, संबंधित होते हैं कि जो आपकी निरुद्ध गति पूर्णतः नहीं हो पाती है, अतः उसे किसी अन्य उपाय के द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो इस प्रकार की गति जो है वो आपकी सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन कहलाती है। यानी कि सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपके जोड़े जाने वाले पेयर हैं वो अपने आप जो है वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते, उनको किसी अन्य मेथड के द्वारा उस गति को पूर्ण कराया जाता है, तो उसे ही हम सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप इसके बारे में भी समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, यानी कि शुद्ध गति युगलों का वर्गीकरण, जहाँ पर हम टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर और डिफरेंट प्रकार के पेयर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो हर सेमेस्टर एग्जाम में 1 या 2 फिक्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कड़ियों के मध्य होने वाली सापेक्ष गति, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन के आधार पर जो आपके लिंक वगैरह होते हैं, काइनेमेटिक पेयर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला टर्निंग पेयर, दूसरा स्लाइडिंग पेयर और तीसरा रोलिंग पेयर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्लाइडिंग पेयर पे कि आखिर स्लाइडिंग पेयर क्या होते हैं। और भी कई सारे इसके पार्ट होते हैं। चौथा आपका पार्ट होता है स्क्रू पेयर और आपका स्फेरिकल पेयर। दूसरा पार्ट आता है कि कड़ियों को परस्पर जोड़ने के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिंक, यानी कि लिंक को परस्पर संपर्क के आधार पर 2 प्रकार से डिवाइडेड किया गया है, लोअर लिंक और हायर लिंक। तीसरा पॉइंट आता है कड़ियों के परस्पर जुड़ने के आधार पर, कि उनके जुड़ने के आधार पर जो है 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसको हम ओपन पेयर या अनक्लोज पेयर कहते हैं। दूसरा आपका होता है बंद पेयर, जिसको हम क्लोज पेयर के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कड़ियों के सापेक्ष गति के आधार पर जो यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं, सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका पार्ट आता है टर्निंग पेयर। अब टर्निंग पेयर क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए, जब 2 लिंक इस प्रकार जुड़े हों कि वे एक दूसरे की स्थिर अक्ष पर, यानी कि फिक्स एक्सिस के चारों तरफ मूव कर सके, तो इस पेयर को हम टर्निंग पेयर के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऐसे एलिमेंट या लिंक जो एक दूसरे पर फिक्स अक्ष के चारों ओर घूम सके, तो उस पेयर को हम टर्निंग पेयर के नाम से जानते हैं। और इसके जो है कई सारे एग्जाम्पल भी होते हैं, आपने देखे भी होंगे, ठीक है। जैसे बियरिंगों में घूमता शाफ्ट भी बियरिंग के साथ एक जो आपका टर्निंग पेयर बनाता है, तो ये आपका परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है स्लाइडिंग पेयर। अब स्लाइडिंग पेयर क्या होती है ये भी समझ लीजिए, जैसे नाम से ही क्लियर है कि जब 2 एलिमेंट या लिंक इस प्रकार जुड़े हों कि उसमें केवल स्लाइडिंग मोशन होता है, तो उसे ही हम स्लाइडिंग पेयर कहते हैं। और इसका उदाहरण है जो आपके रेसिप्रोकेटिंग इंजन के जो क्रॉस हेड व गाइड वगैरह लगे होते हैं, ये आपस में स्लाइडिंग पेयर के द्वारा ही कनेक्ट रहते हैं और फिसलते ही रहते हैं। तो आई होप स्लाइडिंग पेयर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है रोलिंग पेयर। अब रोलिंग पेयर क्या होता है कि इसमें एक अवयव, यानी कि इसमें एक जो एलिमेंट होता है वो फिक्स यानी कि इसमें एक स्थिर अवयव में दूसरा अवयव जो है घूमता रहता है, यानी कि एक पार्ट फिक्स होता है और दूसरा पार्ट उसी फिक्स पार्ट पे घूमता रहता है, उसे ही हम रोलिंग पेयर कहते हैं। जिसमें आपके जो है बॉल बियरिंग इसका परफेक्ट एग्जांपल है। बॉल बियरिंग में गोलियां जो हैं वो बियरिंग के स्थिर केस में चारों तरफ घूमती रहती हैं, और जो आपका रोलर बियरिंग होता है उसमें भी रोलर केस में ये सारी घूमती रहती है। तो रोलिंग पेयर आपका क्या होता है कि एक फिक्स एलिमेंट होगा जिसके चारों तरफ जो दूसरा एलिमेंट है वो घूमता रहता है, इसे ही हम रोलिंग पेयर कहते हैं। और तीसरा आपका आता है स्क्रू पेयर, यानी कि जब पेयर का एक अवयव दूसरे अवयव पर थ्रेड की सहायता से घूमता है, तो उसे ही हम स्क्रू पेयर कहते हैं। इसमें जो रिलेटिव मोशन है वो आपका फिसलने वाला, यानी कि स्लाइडिंग तथा टर्निंग सभी गतियों का मिश्रण होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका बोल्ट और नट जो है वो आपस में स्क्रू पेयर के द्वारा ही जो है स्क्रू पेयर बनाते हैं। तो आई होप स्क्रू पेयर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका आता है स्फेरिकल पेयर। अब स्फेरिकल पेयर क्या होता है उसको भी समझ लीजिए कि इस प्रकार के पेयर में एक स्थिर अवयव के गोलाकार खांचे में दूसरा जो एलिमेंट है वो आपका घूमता रहता है। और इसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है बॉल और सॉकेट जोड़, या जो आपके कार वगैरह में जो मिरर लगे होते हैं, मोटरसाइकिल में जो मिरर लगी होती हैं, देखिए जब उसको आप घुमाते हैं तो वो घूम जाता है, और जो वो राड होती है वो एक फिक्स राड होती है, उसी गोल राड के जो चारों तरफ वो आपका पार्ट घूमता रहता है, वहाँ पर भी आपका स्फेरिकल पेयर का जॉइंट होता है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था कि कड़ियों के परस्पर संपर्क के आधार पर जो आपके काइनेमेटिक पेयर हैं उसके टाइप्स, जिसमें हमने देखा था लोअर पेयर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं लोअर पेयर आखिर क्या होता है। देखिए इस प्रकार के पेयर में गति करते समय किसी सतह पर
दोनों एलिमेंट का संपर्क होता है और ये सतहें एक सी होती हैं, यानी कि जो आपका लोअर पेयर होता है उसमें जो दो पार्ट होते हैं वो आपके सरफेस कांटेक्ट के आधार पर जुड़े होते हैं, उसे ही हम लोअर पेयर कहते हैं। यानी कि एक आपकी जो डिस्क ये है, दूसरी डिस्क ये है और ये दोनों डिस्क एक सतह पर ज्वाइंट हो रही है, तो उसे ही हम लोअर पेयर कहते हैं। तो आई होप लोअर पेयर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हायर पेयर की। तो इस प्रकार के पेयर में अवयवों में बिंदु या रेखा संपर्क होता है, यानी कि हायर पेयर वे पेयर होते हैं जिनमें दोनों पार्ट के मध्य में या तो लाइन कांटेक्ट होगा या तो पॉइंट कांटेक्ट होगा, तो इसे ही हम जो है हायर पेयर के नाम से जानते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो आपका बेल्ट एंड रोप ड्राइव होता है, परफेक्ट एग्जांपल होता है। कैम एंड जो फॉलोअर होते हैं वो आपके सारे हायर पेयर के एग्जांपल होते हैं, जिसमें आपका बॉल और जो रोलर बियरिंग होता है, देखिए वो जो छोटी छोटी जो आपने बियरिंग देखी होगी इस प्रकार की, इसी बियरिंग के अंदर ये छोटे छोटे क्या होते हैं, जो आपके बॉल जिसको हम छर्रे कहते हैं, ये आपके जो है पॉइंट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हायर पेयर के अंतर्गत आती है। तीसरा पार्ट देखते हैं जिसमें हमने देखा था कि कणियों के परस्पर जुड़ने के आधार पर जो आपके काइनेमेटिक पेयर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है क्लोज पेयर। अब क्लोज पेयर क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए कि जब किसी पेयर के दोनों अवयवों को आपस में मैकेनिकल विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हम क्लोज पेयर कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि ऐसे पेयर जिनमें दोनों एलिमेंट्स को आपस में मैकेनिकल मेथड के द्वारा जोड़ा जाता है उसे हम क्लोज पेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका आता है ओपन पेयर, या इसी को हम अनक्लोज पेयर कहते हैं। ये क्या होते हैं कि जब किसी पेयर के अवयवों को आपस में यांत्रिक विधि द्वारा नहीं जोड़ा जाता है तो उसे हम ओपन पेयर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कैम एंड फॉलोअर होता है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो आई होप इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आपका टॉपिक है चेन। कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है कि चेन क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ चेन के बारे में बताइए। तो चलिए चेन के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि चेन वगैरह क्या होती हैं। देखिए जो चेन है वो 3 या 3 से अधिक कड़ियों को परस्पर जोड़ने पर बनती है, जिसमें प्रत्येक कड़ी के दो अवयव आपस में कनेक्ट रहते हैं। यानी कि जहाँ पर हम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं जहाँ पर हम 3 या 3 से अधिक एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं वहाँ पर चेन बन जाती है। और इसमें जो कोई 2 कड़ी होती है वो अन्य कड़ियों के साथ जुड़ी होती हैं। अब चेन को में होने वाले रिलेटिव मोशन के आधार पर चेन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है लॉक्ड चेन। जैसे कि नाम से ही पता है कि एक चेन तो बनी होगी लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, केवल उसको उठाकर ही घुमाया जा सकता है, उसे लॉक चेन कहते हैं। दूसरा आपका निरुद्ध चेन, कांस्टेंट चेन होता है। तीसरा आपका अनकांस्टेंट चेन होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं लॉक्ड चेन के बारे में, जिसका आपके सामने फिगर यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है कि इस प्रकार की चेन की कड़ियों में कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, केवल पूरी चेन को ही घुमाया जा सकता है, उसे हम लॉक्ड चेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 3 लिंक ABCD को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। देखिए ये लिंक किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर सकती, केवल इनको हम घुमाकर ही अपने हाथों से जो है घुमा सकते हैं, वो आपका लॉक्ड चेन कहलाते हैं। तो आई होप लॉक चेन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कांस्टेंट चेन। कांस्टेंट चेन क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। देखिए इस चेन में विभिन्न कड़ियों में सापेक्ष गति पूर्णतया निरुद्ध होती है और विभिन्न प्रकार के जो मैकेनिज्म और मशीनें हैं इस चेन का प्रयोग करके बनाई जाती हैं और 4 कड़ियों के पिन जोड़ द्वारा ये बनी होती है। यानी कि जो आपका कांस्टेंट चेन होता है इसमें जो रिलेटिव मोशन होना है वो एक निश्चित डायरेक्शन में होता है या निश्चित तरीके से होता है, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट चेन कहते हैं। और इस मैकेनिज्म पर जो है कई सारी जो मशीनें हैं या मैकेनिज्म है वो बनाए जाते हैं और यह जो है 4 कड़ियों से पिन जॉइंट द्वारा आपस में बनी होती है। बाकी इसका जो है फिगर वगैरह आपके सामने बनाया गया है, इसको आप पढ़ के भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है अनकांस्टेंट चेन। अब अनकांस्टेंट चेन क्या होती है उसके बारे में बताते हैं। देखिए इस चेन की कड़ियों में सापेक्ष गति जो होती है वो अनिरुद्ध तथा अनिश्चित होती है। यानी कि जो आपके अनकांस्टेंट चेन होते हैं उसमें रिलेटिव मोशन तो होता है लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, किधर होगा, ये चीज़ें उसमें कंफर्म नहीं होती हैं, इसीलिए इसको अनकांस्टेंट चेन या अनिरुद्ध चेन के नाम से जानते हैं। तो आई होप चेन क्या होती है समझ में आ गया होगा और टाइप्स ऑफ चेन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं काइनेमेटिक चेन के बारे में। काइनेमेटिक चेन क्या होती है इसके बारे में भी समझ लीजिए कि
काइनेमेटिक चेन जो है वो अनेक शुद्ध गति चेन यानी कि काइनेमेटिक जो चेन होती है वो कई सारे काइनेमेटिक्स पेयर को जोड़ने पर बनती है। यानी कि जब हम कई सारी काइनेमेटिक्स पेयर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पर हमारी काइनेमेटिक चेन बन जाती है, जिसमें प्रत्येक जो लिंक जो आपकी प्रत्येक कड़ी होती है वो दो अन्य पेयर के साथ जो है सदस्य होती है, कनेक्ट होती है तथा कड़ियों में सापेक्ष गति जो है वो बिल्कुल निरुद्ध होता है, कंप्लीटली कांस्टेंट होता है। इस प्रकार के चेन को कांस्टेंट चेन कहते हैं। तो आई होप कांस्टेंट चेन के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी इसके जो प्रतिबंध वगैरह हैं इसको पढ़ लीजिए, ये आपका फार्मूला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट पढ़ ज़रूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट पे चलते हैं। वही चीज़ आपकी वहाँ पर जो इसका फार्मूला लिखा था ये L बराबर 2/3 J+2, जिसमें L आपका कड़ियों की संख्या, P आपके पेयरों की संख्या और J आपके ज्वाइंटों की संख्या को बताता है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन्स के बारे में, यानी कि शुद्ध गति चेन कितने प्रकार की होती है। तो शुद्ध गति जो चेन है वो आपकी सिंपली दो प्रकार की होती है। पहला आपका सिंपल काइनेमेटिक चेन आता है, दूसरा आपका कंपाउंड काइनेमेटिक चेन आता है। तो सिंपल काइनेमेटिक चेन क्या होता है वो समझ लीजिए कि 4 पेयर वाली शुद्ध गति चेन को हम सरल शुद्ध गति चेन यानी कि सिंपल काइनेमेटिक्स चेन के नाम से जानते हैं। यानी कि 4 पेयर वाली जो आपकी प्योर काइनेमेटिक चेन होती है उसे ही हम सिंपल काइनेमेटिक्स चेन के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका कंपाउंड चेन क्या होता है, कंपाउंड काइनेमेटिक चेन क्या होती है कि जहाँ पर 4 से अधिक पेयर वाली जो शुद्ध गति चेनें होती हैं आपस में कनेक्ट होती हैं तो वहाँ पर कंपाउंड काइनेमेटिक चेन होता है। ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये आपसे पूछता है मैकेनिज्म, मशीन और इन्वर्जन क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैकेनिज्म क्या होता है कि यदि शुद्ध गति चेन को की एक कड़ी को फिक्स कर दिया जाए और उसका उपयोग गति को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाए तो उसे हम मैकेनिज्म कहते हैं। और मशीन आपने देखा ही होगा कि मशीन कई सारे लिंक वगैरह का संयोजन होती है जिसके सहायता से क्या करते हैं कि उपलब्ध ऊर्जा को जो है हम उपयोगी कार्य में बदल लेते हैं, वो आपका मशीन कहलाती। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपका इन्वर्जन की डेफिनेशन। इन्वर्जन क्या होती है ये समझ लीजिए। देखिए मैकेनिज्म की परिभाषा के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू आपकी जो डेफिनेशन है मैकेनिज्म की, उसके अनुसार शुद्ध गति चेन में यानी कि आपकी जो काइनेमेटिक चेन होती है उसमें किसी भी कड़ी की जो फिक्स किया जाता है और इस प्रकार किसी चेन में जितनी कड़ियाँ होती हैं उतने ही भिन्न भिन्न प्रकार के मैकेनिज्म प्राप्त होते हैं, उनके इन्वर्जन वगैरह प्राप्त होते हैं। यानी कि जो आपके 4 बार चेन होती है उसमें एक जो कड़ी है उसको फिक्स किया जाता है और दूसरी कड़ी में जो फोर्स उसके फिक्स करने के आधार पर जो है ये कई प्रकार के मैकेनिज्म बना सकती है। सभी मैकेनिज्म देखने में अलग अलग हो सकते हैं जिन्हें विभिन्न उपयोग में लाया जाता है और इस प्रकार बना हुआ प्रत्येक मैकेनिज्म जो है वो आपका इन्वर्जन कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि यंत्र विन्यास की परिभाषा के अनुसार शुद्ध गति चेन में किसी भी कड़ी को फिक्स किया जा सकता है और इस प्रकार किसी चेन में जितनी कड़ियाँ होती हैं उतनी बार उसको फिक्स किया जाता है और उतने ही प्रकार के जो है अलग अलग मैकेनिज्म प्राप्त किए जा सकते हैं। और सभी मैकेनिज्म देखने में अलग अलग हो सकते हैं जिन्हें विभिन्न तरीकों से उपयोग में लाया जा सकता है और इस प्रकार बना हुआ प्रत्येक मैकेनिज्म जो है वो आपका इन्वर्जन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए 4 इन्वर्जन बनाए गए, एक 4 बार चेन है जिसमें सबसे पहले AB लिंक को फिक्स किया गया है तो आपका एक मैकेनिज्म बनेगा। दूसरे वाले में क्या किया गया है कि AD को फिक्स किया गया है तो दूसरा मैकेनिज्म बनेगा। तीसरी में क्या है कि DC को फिक्स किया गया है तो तीसरा मैकेनिज्म बनेगा और यहाँ पर जो चौथा है उसमें BE को फिक्स किया गया है तो चौथा मैकेनिज्म बनेगा। यानी कि जितने भी लिंक वगैरह लगी होंगी उसी लिंक के आधार पर जो है उसको फिक्स किया जाता है और उतने ही अलग अलग प्रकार के उसके इन्वर्जन होते हैं। तो आई होप इन्वर्जन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए 4 बार चेन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो 4 कड़ियों से बनने वाला जो मैकेनिज्म होता है वो आपका 4 बार चेन मैकेनिज्म कहलाता है। यानी कि जहाँ पर 4 जो लिंक वगैरह आपस में कनेक्ट कर दी जाती हैं तो वहाँ पर जो है 4 बार चेन मैकेनिज्म बन जाता है। इन चारों कड़ियों में 4 अलग अलग प्रकार के पेयर होते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो आपका लोअर पेयर वाली चेनें होती हैं जिसमें प्रत्येक जो पेयर है वो घुमाव या सरकने वाला होता है। यह चेन 2 प्रकार की होती है, पहली आपकी ओपन चेन होती है और दूसरी आपकी क्रॉस चेन होती है।
ओपन चेन कुछ इस प्रकार की होती है, यानी कि सारी चीज़ें ओपन होती हैं, और क्रॉस चेन में नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो एक लिंक होगी वो इस प्रकार क्रॉस करके बनाई जाती है। आई होप 4 बार चेन मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि 4 क्षण चेन में 4 कड़ियाँ अलग अलग लंबाई की होती हैं, और इनका उपयोग जो है वो अलग अलग प्रकार के विन्यास मैकेनिज्म या मशीन बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको भी ध्यान रखिएगा, जो इसमें अलग अलग लंबाइयों की जो है लिंक का प्रयोग किया जाता है, कोई समान प्रकार की जो है लिंक जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सभी लिंक जो है वो अलग अलग लेंथ की होती हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्रैंक तथा लीवर क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्रैंक क्या होता है। देखिए, क्रैंक वो होता है जो पूरा चक्कर काटता है उसे क्रैंक कहते हैं, और जो अधूरा चक्कर काटता है उसे हम लीवर कहते हैं। देखिए, जो क्रैंक है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, और जो आपका लीवर है वो आपका जो है ऑसिलेटिंग करता है, जिसको आप दोलन भी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं कि 4 बार चेन मैकेनिज्म से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इन्वर्जन है, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है बीम इंजन, या इसी को हम क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए कि यह यंत्र विन्यास यानी कि यह मैकेनिज्म जो है, यानी कि जो आपका बीम इंजन है, या यूं कहें कि क्रैंक एंड मैकेनिज्म लीवर मैकेनिज्म जो होता है, इसका प्रयोग रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो आपका बीम इंजन होता है इसका इस्तेमाल रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका क्रैंक है ये घूमेगा तो ये क्या है, लिंक, ये वाली जो लिंक कनेक्ट की है ये आपके ऊपर नीचे होगी, जिससे ये लिंक कनेक्ट है लीवर की सहायता से। ये आपका पिस्टन है वो अप एंड डाउन करेगा, जिसको हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीम इंजन क्या होता है। और दूसरा आपका पार्ट आता है डबल लीवर मैकेनिज्म। अब डबल लीवर मैकेनिज्म क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो देख लीजिए। जो आपका डबल लीवर मैकेनिज्म है, यह यंत्र विन्यास जो आपका इंजन का जो इंडिकेटर होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो आपका डबल लीवर मैकेनिज्म होता है इसका इस्तेमाल जो है इंजन इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ये तीसरा इन्वर्जन होता है। ये क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए कि यह यंत्र विन्यास एक पहिए की जो रोटेटरी मोशन है उसको दूसरे पहिए में ट्रांसमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म होता है इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा, जो आपकी पुरानी वाली ट्रेन होती थी जिसको हम पट्टा वाली ट्रेन कहते थे, उसमें यही आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म का ही प्रयोग किया जाता था, और एक पहिए की गति को दूसरे पहिए में ट्रांसमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो ये आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म होता है। और तीसरा आपका होता है स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। ये क्या होता है, देखिए यह यंत्र विन्यास भाप या आईसी, जो आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है, ये आपका स्टीम इंजन या आईसी इंजन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन को आपको रोटेटरी मोशन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है इसका इस्तेमाल स्टीम इंजन में या आईसी इंजन में, जिसमें जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिगर वगैरह आपके सामने बने हैं, आप इसको अच्छे से देखकर भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है यहीं पर आपका पेंडुलम पंप। पेंडुलम पंप क्या होता है इसके भी बारे में आप समझ लीजिए। तो आई होप आपको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के भी कुछ इन्वर्जन होते हैं, जिसमें आपका इम्पॉर्टेंट है पेंडुलम पंप। उतना नहीं पूछा जाता है, बस 2 लाइन का है, देख लीजिए कि इस प्रकार के विन्यास में जो आपका ए पार्ट है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और क्रैंक बी को घुमाने का कार्य करता है, जो कि फिक्स होता है और जो सी पॉइंट पर ऑसिलेटिंग करता रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ए जो है वो आपका ये वाला जो पिस्टन दिख रहा है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन कुछ अप एंड डाउन करता रहता है, जिसके माध्यम से जो आपकी क्रैंक बी है ये यहाँ पर घूमती रहती है, और जो डी है इस पे ये फिक्स रहती है और घूमती रहती है, और सी पॉइंट क्या है वो ऑसिलेटिंग यहाँ पर करता रहता है, यानी कि दोलन कुछ इस प्रकार करता रहता है। ये आपका पेंडुलम पंप होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। ये क्या होता है, देखिए जो आपका ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन है वो आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। इसका काम क्या होता है कि जो आपकी टर्निंग पेयर होती है उसको आपका जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार का यंत्र विन्यास आपको चित्र में बनाकर दिखाया गया है, जिसमें आपका सी जो है ये वाला पार्ट, सी पॉइंट वाला, ये फिक्स रहता है। जैसे जैसे क्रैंक बी आपकी यहाँ पर घूमती है तो कड़ी ए तथा इसमें लगा पिस्टन डी अपने अक्ष पर ऑसिलेट करता रहता है। यानी कि ये जो आपका जब कड़ी बी आपकी घूमेगी तो ये आपका डी पार्ट क्या है, ये आपका ऑसिलेट करता रहता है। तो ये आपका ऑसिलेटिंग सिलेंडर होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या होता है समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, यह एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसका उपयोग जो है स्क्रैपर और स्लॉटर मशीनों में किया जाता है। जो आपका विथ वर्थ रिटर्न मैकेनिज्म होता है वो जो आपके स्क्रैपर और स्लॉटर मशीनें होती हैं, केवल उसी के माध्यम में इसका उपयोग किया जाता है। और विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के माध्यम से जो हम वस्तुओं को छीलने या काटने का काम करते हैं, जिसमें कई सारे टूल, रैम वगैरह लगी रहती है। जब ये आपका मैकेनिज्म जो क्रैंक है वो 360 डिग्री मूव करता है तो यहाँ पर जो लगी ये जो जिसको एक रॉड लगी होती है, जिससे एक कनेक्टिंग रॉड लगी होती है और इस कनेक्टिंग रॉड से रैम को कनेक्ट कर दिया जाता है। जब ये आपका ये क्रैंक है वो 360 डिग्री मूव करता है तो ये आपका ऑसिलेट करता है। जब ये नीचे की ओर जाता है तो ये कनेक्टिंग रॉड को धक्का देता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर टूल वगैरह बांध दिया जाता है, जिससे ये टूल आगे की ओर जाता है और कटिंग करता है। देन उसके बाद क्या होता है, जैसे ये आपकी क्रैंक घूमकर नीचे आती है तो ये क्या करता है, जो कनेक्टिंग रॉड है ये पीछे की ओर लौटती है तो यहाँ पर लगा जो रैम है वो भी पीछे की ओर आता है और फिर कटिंग करता है। तो कुछ इस प्रकार आपका विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म काम करता है। बाकी सारी चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखी भी है, आप इसको पढ़ के भी अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं पढ़ के भी बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। इसमें बी जो है वो फिक्स रहता है, जो बी वाला पार्ट है ये फिक्स रहता है। और जो आपकी कड़ी यहाँ पर ए वाली पार्ट है वो क्रैंक का काम करती है, जो कि 360 डिग्री मूव करती है। तथा जो बिंदु है पी है उस पर ये पार्ट जो है आपका दोलन करता रहता है। ठीक है, इसमें कड़ी ए के साथ जो है रेसिप्रोकेटिंग करती है, यानी कि जो आपकी जो डी लिंक कड़ी होगी वो ए पार्ट के साथ रेसिप्रोकेटिंग मोशन कुछ इस प्रकार करती रहती है। इसमें ए से के दूसरे सिरे पर, यानी कि पार्ट ए के दूसरे सिरे पर एक लीवर लगा होता है, ये वाला, जिसके सिरे पर एक कटिंग टूल लगा रहता है। कटिंग टूल सी क्रैंक के घूमने पर रेसिप्रोकेटिंग यानी कि पश्चात गति करता है और जो आपके जो कटिंग वगैरह का काम करता है। इसके घूमने से एक अल्फा कोण बनता है। जब टूल आगे की ओर जाता है तो यहाँ पर जो है एक अल्फा कोण बनता है और जब आपका टूल पीछे की ओर आता है तो वहाँ पर बनने वाले कोण को हम बीटा कोण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको विथ वर्थ क्विक रिटर्न के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर 2 है, जिसको हम काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी 1 या 2 दिन का टाइम है। तो 1-2 दिन में हम सारे चैप्टर आपको रिवाइज करा देंगे। आप चैप्टर फर्स्ट में जो मैंने चीज़ें कराई हैं इतना पढ़ लेंगे, ये आपके लिए सफिशिएंट है चैप्टर फर्स्ट से। इससे बाहर कोई भी टॉपिक आपके लिए आने वाला नहीं है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब ये सारी चीज़ें आपकी मैराथन में पूरी हो जाएंगी तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं कल इसकी आगे की वीडियो अपलोड करूँ इसका पार्ट 2, तो आप उसको आसानी से देख पाएँ। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप देख पाएँ। और मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको उसकी जो है इसकी वहाँ पर दे दी जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।